मेरी किस्मत में जितने बचे हुए लोग हैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात तो कहना चाहता हूँ साहब, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, क्योंकि भीड़ में वाकई अक्ल नहीं होती। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कदरदान इतने ही होते हैं हर जगह, कदरदान इतने ही होते हैं हर जगह। कोरोना ने शायद पूरे हिंदुस्तान को और पूरे विश्व को हलाकान किया है, लेकिन कुछ तमीज भी देकर चला गया। और तमीज यह है कि घर के कार्यक्रम में, शादी ब्याह में हजारों की भीड़ नहीं चाहिए, असली शादी तो 220 में ही। शादी के लिए 10-20 लोग ही काफी है, बाकी लोग सिर्फ तमाशाई होते हैं। महिलाएं लिपस्टिक लगा के ये प्रैक्टिस करती है कि गुलाब जामुन कैसे निकला जाए। जितनी मेहनत अर्जुन ने उस मछली की आग को भेदने में नहीं लगाई, उससे ज्यादा मेहनत महिलाएं गुलाब जामुन को बिना लिपस्टिक खराब की निकल नहीं आई। मैं परिश्रम बता रहा हूं, ये छोटा मोटा परिश्रम नहीं आदरणीय। मैं आपको शर्त के साथ बता सकता हूं कि आप गुलाब जामुन बिना होठों को छुए अंदर खा ही नहीं सकते। और एक बात, आप कोई कपड़े पहना दो आदरणीय तांडेकर साहब, आप अगर किसी को गुलाब जामुन को कुतर कर खाते हुए देख रहे हैं तो समझ जाना कि वो मर्द है। और गुलाब जामुन को सैगे जो निकल जाए, समझ जाओ कि वो लेडीज है। क्योंकि ये हुनर सबको नहीं। माफ करना, हमारे बालाघाट शहर में एक महिला का पेट का ऑपरेशन हुआ, तो उसके पेट से 1 किलो लिपस्टिक का गोला निकला। अच्छा है। महिला परेशान, उनका क्या हाल होता है। क्योंकि मैं तो सिर्फ लगाती थी, तो समस्याएं हैं, लेकिन महिलाओं ने परिश्रम किया जिनका परिणाम उनके हाथ में आया। देश की फाइनल सत्ता उन्हीं के हाथ में है। अपने भारत की बात है, सत्ता इसलिए है कि डॉक्टर जानता है कि एक आदमी के शरीर में 1,09,32 नसें हैं, लेकिन कब कौन सी नस को दबाना है सिर्फ औरत ही जानती है। ये आदमी में हुनर नहीं आ पाया। जमाना चाहे लाख तरक्की कर ले, आदरणीय आपकी मूछें बहुत जबरदस्त। फाइनली झुकता तो आदमी ही। गलत बोलता हूं, आपको ऐसा पता है, इस बात को बड़ा नहीं हो। झुकता आदमी क्यों झुकता है भैया, बड़े अनुभव की बात बताता हूं। महिला जब अपनी पे आती है तो उसके सामने पूरा केंद्र बिंदु उसका पति होता है, आदमी होता है। वो चाहे उसे लड़ ले, फिर ले, चाहे जो बोले। लेकिन जब आदमी की नौबत आती है तो उसको मोहल्ला दिखता है, समाज दिखता है, गांव दिखता है, पूरा रिश्तेदारी दिखती है कि अगर आज मामला खराब हो गया तो मुझे कितने लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए आदमी सिर झुका देता है, औरत सिर नहीं झुकाती। एक और अनुभव की बात बताता हूं। महिला को जब कुछ बोलना होता है तो एक क्षण भी नहीं सोचती कि उसको क्या बोलना है, सीधे बोल देती तुम गधे हो, तुमको कुछ नहीं समझता। और आदमी को अगर गधी बोलना हो तो 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उधर सर से जवाब आता है, मैं गधी थी तो लाया किसने।
ये अनुभव की बात है। आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि नारी की जो शक्ति है अद्भुत है, अदम्य है, वो विराट है, वो विशाल है। नारी की शक्ति को प्रणाम करते हैं और वही शक्ति आज बैठी हुई जिसकी आराधना पूरा देश कर रहा है। बोले दुर्गा मैया की जय। और नारी क्यों आगे है? नारी लाख फैशन लिपस्टिक के सबकी बात कर रहा है। अगर वो 1000 रुपए की भी साड़ी लेके आती तो घर भर बताती मैंने 1000 रुपए की साड़ी लाई, 1000 रुपए की साड़ी लाई। लड़के लोग 1000 रुपए के दारू पी के चुपचाप किसी को नहीं बताते। ये लड़के बड़े सहनशील होते हैं। ये महिलाओं की बात है मैं, लेकिन महिलाओं की प्रशंसा करता हूँ। आपके जेब में 1000 रुपए रहे तो आपकी चाल बदल जाती है, लेकिन उनके पास 1 लाख भी रुपए कहीं छुपा के रख गेहूं के बर्तन में या चावल के गंजे लेकिन कभी अकड़ नहीं दिखाते हैं। ये तो पता तब चला जब अभी वो नोटबंदी हुई। कभी सम्मेलन में जाना था, हमने घरवाली से कहा मुझे थोड़ा सा 1000 रुपए देना, तो बोले कहाँ के पैसे? मेरे पास तो जहर खाने का। मैंने कहा हालत हो सकती है ये जमाना। अब मैं गया कवि सम्मेलन में और रात को 8 बजे भाइयों बहनों वापस आया तो रोने लगे। मैंने कहा क्यों? बोले वो 1000 10,000 रुपए रखे। अब यह संकट बारीक बात, मैंने कल पैसे मांगा तो जहर खाने को पैसे नहीं थे। मैं उधर गया और उधर से आया तो ये 10 नोट 1000 के कहां से आए? बड़ी समस्या साहब। लेकिन मैं महिलाओं के विराट मस्तिष्क को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आदमी कितना भी तने, किसी आदमी में दम नहीं है कि रोती हुई महिला के सामने दादागिरी दिखा। उनका फाइनल अस्त्र है, आप उसको कुछ भी कहो तो भी कहो। आपको जितनी भी संख्या में बची हुई हैं, यही हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगी। इसमें से कोई कल्पना चावला बनेगी, कोई कुछ बनेगी। सारी बेटियों को प्रणाम करता हूँ। हाँ सर, बहुत अच्छी अच्छी कविता सुना रहे थे। मैं तो भैया स्कूल ज्यादा पढ़ा नहीं, स्कूल गया अपन गांव में गए। आपको बता दूं अपने कटंगी के पास सेलवा है, सेलवा के पास सांगी है। अपना बचपन वहीं का बीता है, अपन वहीं पैदा हुई थी, वहीं बीता है। कहीं और पैदा होते तो स्कूल गए तो गुरुजी पढ़ाए, आज बच्चों सुनो, 2 और 2 4 6 और 2 8 होते हैं। हमें अच्छा लगा भाई। दूसरे दिन गए तो गुरुजी बोलते हैं 4 और 4 8 होते हैं। मैंने कहा कैसा गुरुजी? भाई कल बताया कि 6 और 2 8 होते हैं, तो हमने रख लिया और वही सच मान लिए कि 6 और 2 8 होते हैं। आज बोलते हैं कि 4 और 4 होते हैं। कैसे गुरुजी है भाई? हमें गुरुजी 4 और 4 8 बोले, हाँ 4 और 4 8 होते हैं। अच्छा, उसको याद कर लिया। फिर तीसरे दिन स्कूल गए तो बोले 5 और 3 8 होते हैं। मैंने कहा ऐसे गुरुजी से तो हमारा भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा काय को स्कूल जाना, हटाओ। उस समय ऑनलाइन भी नहीं था, कुछ नहीं था। गुरुजी ऐसा हाथ रखते थे और ऐसा हाथ रख के नाप लेते थे, बोले चलो तेरा काम हो गया। 3-4 साल तो जनरल प्रमोशन ही हो जाता था। हमारी किस्मत में तो वो भी आया कि हमारी हिंदी के उत्तर हमारे गुरुजी नहीं लिख दिए थे हमारी किस्मत। लेकिन उसका हाल ये हुआ कि फाइनली हमको गणित ढंग से नहीं आया और हमारा गणित अभी भी कमजोर है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गुरुजी जैसा भी बताते हैं उसको समझो, पढ़ो और आगे बढ़ो। इस आदमी को देखो साहब, नहीं प्रणाम करता हूँ, गजब की एनर्जी है तुममें और आनंद लेना चाहिए साहब।
आनंद है। आया तो 2 मिनट में, तुम तो ठंडा बहुत है। आनंद लेना है। अब किसको किसी बात में आनंद आता है, किसी को किसी बात में आनंद बहुत है। लेकिन आनंद दुनिया की बड़ी बात करता हूँ। एक छोटा सा वाक्य आपके सामने बताना चाहता हूँ। आदरणीय प्रणाम करता हूँ। लोहा और सोने में चर्चा हो गई। लोहे ने महसूस किया कि जब भी सोने को पीटा जाता है तो सोना आवाज नहीं करता। सोने ने महसूस किया कि जब लोहे को पीटा जाता है तो लोहा बहुत आवाज करता है। बारीक बातें पकड़ने की कोशिश करना। जब सोने ने लोहे से कहा, रे सोने, ए लोहे, तुझे भी वही हथौड़ा पीटता है, मुझे भी वही हथौड़ा पीटता है, लेकिन जब मुझे वो हथौड़ा पीटता है तो मैं एक आवाज नहीं करता, लेकिन जब वही लोहा तुझे पीटता है तो बहुत आवाज करता है। क्यों ऐसा होता है? अगर लोहे की बात में कहीं समाज शास्त्र दिखता हो तो आपके हाथ उठे। एक बात कहना चाहता हूं, आपके दिल तक पहुंचे। तब सोने ने कहा, रे वही हथौड़ा जब मुझे पीटता है तो मैं आवाज नहीं करता, और जब वो हथौड़ा तुझे पीटता है तो बहुत आवाज करता है। तो बड़े नाजुक दिल से, बड़े नम्र स्वर में लोहे ने सोने से कहा कि सोने, तुझे जो हथौड़ा पीटता है वो तेरा सोने का नहीं है, वो लोहे का है। और मुझे जो लोहा पीटता है, मुझे जो हथौड़ा पीटता है वो मेरा अपना है। और जब 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 कोई अपना चोट पहुंचाता है तो बहुत तो सब साथ रहना, समाज से कहना, लेकिन अपने अपनों को चोट न पहुंचाए, जरा सावधान रहना, जरा सावधान रहना। एक छोटी सी कविता, समय है, मैं वो सुना कर जाता हूँ। और कोई इससे पहले कि तन्हा न हो जाए, तन्हा न हो जाए, एक बात करता हूँ। और बात यह है कि सलीके की है साहब। दिनेश देहाती ने 4 किताबें लिखी। मैंने किताब में कुछ भी लिखा होगा हंसी मजाक, लेकिन मेरी किताब में कोई चुटकुला नहीं है। मैं मंच पे चुटकुला इसलिए सुनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप हंसें, खुश रहें, खुश रहें। हम क्यों आपको तकलीफ दें? चिंतन देते हैं, चिंतन इसलिए देते हैं कि 1000 बकवास इस मंच से हो जाए, लेकिन हमारे इस 1000 बकवास में एक पंक्ति भी आपके साथ ज्ञान की, आपके सुधार की, आपके दिशा देने वाली हो तो हमारी यात्रा, हमारा परिश्रम सफल हो जाता है। एक बात करता हूँ, मैं आपके साथ जोड़ता हूँ। मैं शिक्षा पद्धति की बात करता हूँ। मैंने देश में बहुत सारी यात्राएं की, विभिन्न क्षेत्रों में गया, हर अंचल में जाने का मौका मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी बातें होती है कि जब भी हम कभी सम्मेलन के पहले पहुंच जाते हैं तो वहाँ के लोग हमारा आदर सत्कार करते हैं और हमें वहाँ के क्षेत्रों में भ्रमण करवाते हैं। मैं एक जगह गया, उड़ीसा के क्षेत्र में काटा भांजी जिला है, उसमें एक देहात में नदी में घुमाने ले गए। वो काटा भांजी के देहात में जहाँ गया था मैं, हीराकुंड बांध का शुरुआती छोर है, वहाँ पे कुछ गाँव में आदिवासी लोग रहते हैं साहब। बच्चे लोग घूम रहे थे, स्कूल के आसपास घूम रहे थे। मैंने कहा ये बच्चे क्यों घूम रहे हैं, क्या पढ़ाई नहीं होती? तो बच्चे बोले कि जी होती है। मैंने कहा फिर तुम यहाँ तो खेल रहे हो, कूद रहे हो, कब होती है? बोले सर छुट्टी के दिन होती है। अरे मैंने कहा छुट्टी के दिन कैसे होती है? बोले शुरू के 3 दिन तो गुरुजी नहीं आते। तो मैंने कहा बाद के 3 दिन? तो बोले हम ही नहीं जाते। तो मैंने कहा फिर छुट्टी के दिन कैसी होती है? बोले सर मोहल्ले में मोटरसाइकिल से गुरुजी आते हैं और बोलते बच्चों इस बार अध्याय 5, 6, 7 पढ़ लेना, अगले हफ्ते हम इसको पूछेंगे। अगले हफ्ते आके पूछते नहीं, फिर दूसरा बता के चले जाते हैं। इस तरह से होती है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हारा सामान्य ज्ञान ठीक होगा, बच्चे आजकल उत्साहित है साहब। वो मैंने बोले ठीक ठाक है। मैंने कहा बैठो। मैंने कहा बताओ 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। मैंने कहा चलो मत बताओ 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? तो भीड़ में से एक लड़का धीरे से खड़ा हुआ। बोले सर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मुझे अच्छा लगा, सही बात भी थी, मेरा उत्साह बढ़ा। मैंने कहा बच्चे को नॉलेज है। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बताओ बेटा 14 नवंबर को क्या हुआ था? तो बच्चे ने उसी अंदाज में जवाब दिया, सर 14 नवंबर को महात्मा गांधी 1.5 महीने के हो रहे थे। उसका उत्तर सही था उसकी तरफ से, लेकिन मैं जो चाह रहा था वो नहीं था। मेरे को ऐसा लगा कि इसका सारा नॉलेज महात्मा गांधी के बारे में है।
इसको महात्मा गांधी की जानकारी है, दूसरी जानकारी नहीं है। चलो अब महात्मा गांधी के बारे में ही पूछते हैं। मैंने कहा ठीक, वेरी गुड बच्चा, मैं चलो महात्मा गांधी के बारे में तुम्हारा नॉलेज अच्छा है, मैं तुमसे पूछता हूँ एक प्रश्न, बताओ महात्मा गांधी को किसने मारा था? तो बच्चा नीचे सिर करके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा डरो, बताओ महात्मा गांधी को किसने मारा था? तो वो बच्चा सुबह सुबह के रोने लगा। मैंने उसके बाजू वाले को खड़ा किया, मैंने कहा बेटा खड़े हो, क्या नाम है आपका? बोले सर राकेश। मैंने कहा क्यों रो रहा है? बोले सर ये बहुत सीधा है, इसने नहीं मारा था। अरे मैंने कहा मुझे मालूम, इसने नहीं मारा था, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि किसने मारा था। बोले सर इसने तो नहीं मारा था, मैंने भी नहीं मारा। मैंने कहा तूने भी नहीं मारा था, मुझे मालूम है, मैं पूछ रहा हूं किसने मारा था। इतने में उनके गुरुजी आ गए, बिल्कुल इस स्टाइल से जीन्स में ठीक। मैंने कहा सर क्या पढ़ाई हो रही है आपके बच्चों की? बोले क्यों क्या हो गया? मैंने कहा अच्छा प्रश्न पूछा बच्चे से मैंने कि महात्मा गांधी को किसने मारा था? तो ये लड़का रोने लगा। उसके बाजू वाला बोलता है कि सर बहुत सीधा है, इसने नहीं मारा था, मैंने भी नहीं मारा। मैंने कहा सर आप बता सकते हैं? बोले देखिए मेरे क्लास के बच्चे तो सीधे ही हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें से तो किसी ने नहीं मारा। अरे मैंने कहा मुझे पता है इनमें से किसी ने नहीं मारा था गुरुजी, मैं तो पूछ रहा हूं कि किसने मारा था। इतने में उनके बड़े गुरुजी आ गए। मैंने कहा बड़े गुरुजी पढ़ाई क्या चल रही है? शासकीय अनुदान में शालाएं चल रही हैं, क्या पढ़ा रहे हो आप? बोले क्या हो गया? मैंने कहा आपकी कक्षा में मैंने एक बच्चे से पूछा कि महात्मा गांधी को किसने मारा था? तो वो कहता है कि मैंने नहीं मारा था। मैंने उससे पूछा तो बोले बहुत सीधा है, किसने नहीं मारा था? मैं आपकी इस कक्षा शिक्षक से पूछ रहा हूँ, ये कहता है कि मेरी कक्षा के सारे बच्चे सीधे हैं, इनमें से किसी ने नहीं मारा था। क्या सर आप बता सकते हैं महात्मा गांधी को किसने मारा था? तो बड़े गुरुजी ऐसा मास्टर को देखे, फिर छत को देखे, फिर बोले ठीक है ये मेरे ख्याल से तो इनमें से किसी ने बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। एक कवि होने के नाते मुझे मेरे मन में दो पंक्तियां आई वो आपके सामने रखता हूं। और कहीं हमारे भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास की कोई बातें आप तक पहुंचती हो तो आपके हाथ उठे कि हम शिक्षा की एक कौन सी तस्वीर सबके दिल में उतार रहे हैं। ये सच है कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा था, लेकिन आज हम सब के सब मिलकर महात्मा गांधी को मार रहे हैं। हम आज सब के सब मिलकर महात्मा गांधी को मार रहे हैं। एक चिंतन है, एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। कुछ लोग तमाशाई बनकर जहां पर महात्मा गांधी का चश्मा पूरे देश की स्वच्छता का अभियान चला रहा है, वहीं उन्हीं के साथ खड़े लोग महात्मा गांधी की भर्त्सना करते हुए व्हाट्सएप और जगह जगह पर बहुत सारी बातें करते हैं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो आपकी जेब में करेंसी है, जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है, उसमें जो छपा हुआ चेहरा है, आप उस चरित्र की भर्त्सना करके कौन सी राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हो? अगर आपके मन में रत्ती भर भी राष्ट्रभक्ति है तो उस मुद्रा का सम्मान करो, और अगर उस मुद्रा का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हें राष्ट्रभक्त कहलाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जब भी हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति की नींवें कोरेंगे, हमारे आने वाले कल की इमारतें खोखली होती जाएगी। अगर हम अपने आने वाले कल की इमारतों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने उन पुरुषों का सम्मान करना सीखें, नहीं तो ऐसे बेहुदा लेख न लिखें। बात हुई सब, ये तो सरकारी स्कूल का मामला था। प्राइवेट स्कूल का बताता हूं। इधर एक डीएवी है, मैं डीवी का नाम नहीं लेता, मैं डीवी का मतलब सीबीएसई स्कूल है, आधुनिक पैटर्न वाली स्कूल। हम लोग वहां बच्चों को भेजते हैं।
अच्छा, जिस आदमी को 6वीं तक अंग्रेजी ढंग से नहीं आती हुई, वो भी अपने बच्चे को डीएवी के स्कूल में भेज के ऐसा महसूस करता है कि अपन तो लेलाड हो गए, उसके मन में आ गया। एक बड़ा बारीक सा मनोविज्ञान आपको बताना चाहता हूं। जो बच्चा उस स्कूल में जाता है और वापस जब घर में आता है और जब अपने पिताजी से उसकी हिस्ट्री पूछता है, तो पिताजी बताते हैं कि वो गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ के गुरुजी के हाथ की बेशरम की लकड़ी के मार खाए वाले विद्यार्थी हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि आई एम एक्स्ट्रा पर्सन, हमारे पिताजी तो हैं। तो पिताजी नहीं, फिर जितने भी मोहल्ले के काका बाबा है सब वैसे ही, उसके दिमाग में एक अजीब सा वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति का मखौल उड़ाते हुए मिलते हैं। एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक बच्चा उस स्कूल में जाता था। वो जब भी आता था तो इंग्लिश में इधर उधर की बातें करता था। अपने को तो माय नेम इज दिनेश देहाती इतना बार आता था, इससे ज्यादा आता नहीं था। इससे ज्यादा भी आता तो किताब पलटना पड़ता था। लेकिन तब भी हम कहीं खड़े हैं, संस्कृति का सम्मान करना हमें आता है, तब बात करता हूं। मैंने उससे कहा, बेटा तू बहुत होशियार बनता है, तेरा नॉलेज ठीक ठाक है। बोले, बोलना क्या चाहते हो अंकल? आपको जो पूछना पूछो, बता दूंगा। मैंने कहा, भारतीय संस्कृति के ज्ञाता है सब लोग, तू यहीं से आता और जाता है, बता गाय के बारे में कुछ जानता? बोले, ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर आप बता दो तो 2 मिनट में याद करके यूं बता दूंगा साहब। उसका मेमोरी कार्ड इतना शार्प वो बताने की कोशिश कर रहा था और अपने को ताक कि अपने से आगे ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा, बता। बोले, आप ही बता दो भैया, 2 मिनट में बताता हूं। मैंने कहा, सुन, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सिंग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय की 2 आंखें होती है, गाय का 1 मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है, बता। वो लड़का शुरू हो गया साहब बिल्कुल मशीन की तरह। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सिंग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय की 2 आंखें होती है, गाय का 1 मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। मुझे ऐसा लगा ये लड़का तुक्के पे नहीं मानेगा, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा, कुत्ते के बारे में बता। लड़का मशीन की तरह शुरू हो गया साहब। कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्ते के 2 कान होते हैं, कुत्ते की 2 आंखें होती है, कुत्ते का 1 मुंह होता है, कुत्ते की दुम होती है। मैंने कहा, यार ये तो बहुत ही आगे है। मैंने कहा, आदमी के बारे में बता। मुझे लगा आप लचकेगा। तो बताया साहब आदमी के बारे में कि आदमी के 2 पैर होते हैं, आदमी के 2 हाथ होते हैं, आदमी की 2 आंखें होती है, आदमी का 1 मुंह होता है, आदमी की दुम होती है। अरे मैंने कहा, पागल, आदमी की दुम कहाँ होती है? लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि आदमी की दुम होती है, हिलाता भी है, दिखती नहीं है। क्या बच्चे प्रैक्टिकल परफेक्ट। अरे कहाँ की बात कर दिया? मुझे लगा इसने कहीं अपने को ही नहीं देख लिया। साहब बड़ी गजब की बात है, लेकिन मुझे लगा नहीं यार बच्चा तो आगे बढ़ रहा है, इसको हराना चाहिए। मैंने कहा, एक अगला प्रश्न पूछता हूं, जवाब देना। बोले, अंकल पूछो। मैंने कहा, बता गाय क्या देती है? हम भारतीय संस्कृति को जीने वाले लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं और उसके बारे में जो भी जवाबदेही होती है, हमारी संस्कृति हमारे सनातन धर्म का परिचायक होती है। उसी उत्तर की अपेक्षा मुझे भी थी, सुनकर जाना। मैंने कहा, बता गाय क्या देती है? अब मेरे दिल और दिमाग में जो उत्तर था, मेरा मानना है कि आप में से भी 99.9 के भी दिमाग में वही उत्तर होगा, लेकिन उस लड़के ने उल्टा उत्तर दे दिया। मैंने कहा, बता बेटा गाय क्या देती है? बोले, अंकल गाय गोबर देती है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, कैसा लड़का है जिसको भारतीय संस्कृति गौ माता के बारे में इतनी भी जानकारी नहीं है। मैंने कहा, बेटा गाय गोबर नहीं देती, गाय दूध देती है। तो लड़के ने जो प्रैक्टिकल जवाब दिया उस पे मजे लेना। बोले, अंकल गाय तो गोबर ही देती है, दूध तो निकाल सकता है। बच्चे से प्रैक्टिकल परफेक्ट। उसने जवाब दिया तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा, इस बच्चे को तो अब चुप करा के रहूंगा। मैंने उसके सामने एक ऐसा प्रश्न उछाला, जमाने से हम सबके बीच में वो प्रश्न दौड़ रहा है और उसका सही उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। मैंने कहा, बता बेटा पहले मुर्गी या अंडा। मुझे लगा अब कोई लड़का स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन उस लड़के ने जो जवाब दिया तो अपने ही छक्के छोड़ गए साहब। मैंने कहा, बता बेटा पहले मुर्गी या अंडा। तो लड़के ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अंकल पहले मुर्गी। मैंने कहा, अंडे क्यों नहीं? बोले, अंकल पहले अंडा आता
और धोखे से उसमें से मुर्गा निकल जाता है। और जनरेशन कैसे आगे बढ़ते सारे बच्चे, ये बच्चे उसके उत्तर प्रैक्टिकल तो पक्के थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति की अवहेलना करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तब मैं कहना चाहता हूं चार पंक्तियों के बीच में कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याज से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। तालियां ऐसी कमजोर नहीं चाहिए मुझे कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याज से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और अपने माँ बाप को रखना सम्मान के साथ, अपने घर में दोस्तों और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। बच्चों को नहीं दिए संस्कार, बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। और वर्तमान जो हालात है कि लहूलुहान घर आंगन है, बंद सुलह के रास्ते, अमन के गीत गाऊं तो भला मैं किसके वास्ते। और शोलों की शक्ल लेने लगे हैं जब से चिराग, बहारों ने भी बदल दिए हैं अपने रास्ते, बहारों ने भी बदल दिए।